सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसे हम वैद्युत रसायन भी कहते हैं। देखो हमारी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 4 क्लासें कंप्लीट हो गई थी, यानी आज हम इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने फैराडे के नियमों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे और आज अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे कि चालकत्व किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। इन सब बातों का अध्ययन हम इस आज की क्लास में करेंगे, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। देखो हमने पिछले वीडियो में चालक पदार्थ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चालक पदार्थ। और हमने ये कहा था कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। और इन चालकों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो धात्विक चालक, धात्विक चालक, और दूसरा हमने कहा था विद्युत अपघटनी चालक। दूसरा कौन सा था? विद्युत अपघटनी चालक। पहला धात्विक चालक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। अब देखो धात्विक चालकों को हमने इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा था, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक। और इनको अपन विद्युत अपघटनी चालकों को हम आयनिक चालक भी कह सकते हैं, आयनिक चालक। अब देखो धात्विक चालकों को हमने इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा था। क्यों? क्योंकि इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और इनको हमने कहा था आयनिक चालक। क्यों? क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह है आयनों के द्वारा होता है। सीधी सी बात यह है कि धात्विक चालकों में जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश को ले जाने वाले, वो क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और विद्युत अपघटनी चालकों में आवेश वाहक आयन होते हैं। आवेश वाहक क्या होते हैं? आयन। यानी इन बातों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब देखो धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक, हमें यह पता हो गया है कि यहां पर आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर आवेश वाहक आयन है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कि इन चालकों के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध, धात्विक चालकों के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध और विद्युत अपघटनी चालकों के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध। देखो हमें पता है यहां पर आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे आयन है, यानी इलेक्ट्रॉन की तुलना में आयन का आकार बड़ा होता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आयनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन का आकार छोटा होता है। तो सीधी सी बात यह है कि धात्विक चालकों में उत्पन्न प्रतिरोध का मान, उत्पन्न प्रतिरोध का मान कम होता है। किसकी तुलना में? विद्युत अपघटनी चालकों की तुलना में। और यहां पे अपन कह सकते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध का मान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आयनों का आकार इलेक्ट्रॉन की तुलना में बड़ा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में इनमें ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि इनका प्रतिरोध कम और इनका प्रतिरोध अधिक। अब देखो प्रतिरोध का मान कम है तो जाहिर सी बात है चालकत्व का मान क्या रहेगा? अधिक। धात्विक चालकों में प्रतिरोध का मान कम होता है तो अपन कह सकते हैं कि उनके चालकत्व का मान अधिक होता है। और यहाँ पर देखो प्रतिरोध का मान अधिक है, इसका मतलब विद्युत अपघटनी चालकों के चालकत्व का मान कम होता है। अब देखो प्रतिरोध मतलब अपन कह सकते हैं
कि विद्युत के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है, और विद्युत का प्रवाह जितनी आसानी से होगा उसे हम कहते हैं चालकत्व का गुण। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि धात्विक चालकों में प्रतिरोध का मान कम होता है, इसलिए उनके चालकत्व का मान अधिक हो जाता है। फिर हमने विद्युत अपघटनी चालकों में क्या कहा कि इनमें प्रतिरोध का मान अधिक होता है, यानी विद्युत के प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा है वो अधिक होती है, इसलिए इनके चालकत्व का मान कम होता है। ये हमने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अब देखो प्रतिरोध का मान कम है धात्विक चालकों में और विद्युत अपघटनी चालकों में चालकत्व का मान कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम धात्विक चालकों के तो प्रतिरोध का अध्ययन करते हैं और विद्युत अपघटनी चालकों में चालकत्व का अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का मान कम है और यहाँ पर चालकत्व का मान कम है। तो अपन धात्विक चालकों के प्रतिरोध का अध्ययन करते हैं और विद्युत अपघटनी चालकों में चालकत्व का अध्ययन करते हैं। प्रतिरोध मैंने क्या बताया आपको कि विद्युत के प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही क्या होता है, प्रतिरोध, जो चालक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। धात्विक चालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब उनके द्वारा विद्युत के प्रवाह में कम बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए उनके चालकत्व का मान अधिक होता है। और विद्युत अपघटनी चालकों में हमने क्या कहा कि आवेशवाहक आयन होते हैं, इसलिए विद्युत के प्रवाह में उत्पन्न बाधा अधिक होती है, इसलिए प्रतिरोध का मान अधिक होता है और चालकत्व का मान कम होता है। ये बातें आपके समझ में आ गई। अब देखो हम कह सकते हैं कि कोई भी चालक है, कोई भी चालक वो ओम के नियम का पालन करता है। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि चालक पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो अब हम ओम का नियम देखते हैं। क्या बताया मैंने कि चालक पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं। और ओम का नियम क्या है, पहले हम ओम के नियम को देखते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम, देखो ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम ये कहता है कि चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा, उस पर लगाए गए विद्युत वाहक बल व उस चालक पदार्थ के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है। देखो हम ओम के नियम को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा उस चालक पदार्थ पर, उस चालक पदार्थ पर लगाए गए, उस चालक पदार्थ पर लगाए गए विद्युत वाहक बल एवं चालक पदार्थ द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के अनुपात के तुल्य होती है, के अनुपात के तुल्य होती है। ये हमने ओम का नियम लिखा है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं। किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा उस चालक पदार्थ पर लगाए गए विद्युत वाहक बल, हम इसको वोल्टता भी कह सकते हैं। विद्युत वाहक बल एवं चालक पदार्थ द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के अनुपात के तुल्य होती है। यानी अपन लिख सकते हैं I = E/R। अब देखो इस सूत्र को देखो आप, यानी इस सूत्र से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रवाहित धारा है वो प्रतिरोध की तो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, और विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती। देखो यहाँ पर I तो क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा
ई क्या है? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। अब देखो सीधी सी बात यह है कि विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाएंगे तो प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो विद्युत धारा का मान घटता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान घटेगा तो प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा। यानी इस सूत्र से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा वो प्रतिरोध के तो क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, और लगाए गए विद्युत वाहक बल के क्या होती है? समानुपाती। ठीक है ना। अब देखो प्रवाहित धारा अधिक है, प्रतिरोध कम है, प्रवाहित धारा अधिक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि उस चालक पदार्थ का चालकत्व भी अधिक होगा। प्रवाहित धारा जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब चालकत्व का गुण अधिक होगा। अब देखो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ का अगर प्रतिरोध कम है तो उसके चालकत्व का गुण बढ़ जाता है। तो ये हमने ओम का नियम देख लिया। ओम का नियम चालक पदार्थों पर लागू होता है। हमने कहा कि किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा उस चालक पदार्थ पर लगाए गए विद्युत वाहक बल एवं चालक पदार्थ द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के अनुपात के तुल्य होती है। यानी I = E/R। I तो क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा, E क्या है? विद्युत वाहक बल, और R क्या है? प्रतिरोध। अब देखो अब हम एक एक का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं पहले प्रतिरोध। हमने ओम का नियम देख लिया। अब देखो अब हम पहले प्रतिरोध को देखते हैं, फिर चालकत्व को देखते हैं, क्योंकि हमें अब ये पता हो गया है कि अगर विद्युत धारा ज़्यादा है तो चालकत्व का गुण भी अधिक होगा। अब देखो पहले हम ले रहे हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहा? विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो यदि धात्विक चालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाधा उत्पन्न होगी, और अगर विद्युत अपघटनी चालक है तो उसमें आयनों के द्वारा बाधा उत्पन्न होगी। तो आपको ये पता हो गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध को हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, तो अपन लिख सकते हैं प्रतिरोध को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। और अब बात करते हैं प्रतिरोध के मात्रक की, तो अपन कह सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। देखो ये तो मैंने हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं OHME। ओम होता है, और इस ओम का जो सिंबल है वो ये होता है, तो इस सिंबल को भी आप याद रखोगे। क्या कहा मैंने? प्रतिरोध का मात्रक ओम, OHM, या इसका जो सिंबल है वो होता है ये। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये तो बात हुई प्रतिरोध की यानी रेजिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं चालकत्व। किसकी बात कर रहे हैं? चालकत्व, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। अब देखो हम चालकत्व किसे कहेंगे? हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं
कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है। क्या कहेंगे? देखो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। अब देखो, चालकत्व को हम C से व्यक्त करते हैं, तो हम लिख सकते हैं चालकत्व को C से व्यक्त करते हैं, चालकत्व को C से व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C = 1/R। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने क्या कहा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है। चालकत्व को C से व्यक्त करते हैं, किससे? C से। तो अपन लिख सकते हैं C = 1/R। और अगर मैं चालकत्व का मात्रक लिखूं, चालकत्व का मात्रक, तो बताओ क्या आएगा? हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, जिसको हम प्रति ओम भी कहते हैं। एक तो ये हो गया। या हम लिख सकते हैं, देखो इसका विपरीत, यहाँ पर तो था OHMe, या हम इसका लिख सकते हैं MHO, महो। महो भी क्या होता है? चालकत्व का मात्रक होता है। भाई प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो इसका मात्रक एक तो हो गया ओम इनवर्स या प्रति ओम। फिर हमने ओम को लिखा OHMe, तो इसका क्या हो जाएगा? विपरीत MHO यानी महो। या फिर हम इस सिंबल से लिखें तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी हम बोलेंगे तो ओम इनवर्स ही, क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स या प्रति ओम। ठीक है, तो ये चालकत्व का मात्रक हो गया प्रति ओम। ठीक है, अब देखो, अगर हम चालकत्व का SI मात्रक लिखें, SI मात्रक, तो वो अपन लिखेंगे सीमेंस। क्या लिखेंगे? सीमेंस। और इस सीमेंस को हम S से दर्शाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। चालकत्व का SI मात्रक सीमेंस। बात सीधी सी है, जो ओम इनवर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंस। SI पद्धति में सीमेंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने प्रतिरोध देखा, फिर चालकत्व देखा। प्रतिरोध के बारे में हमने क्या कहा कि विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, OHMe, और ये जो प्रतीक है ये भी ओम का ही है। फिर हमने चालकत्व देखा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है, यानी चालकत्व को C से व्यक्त करते हैं, यानी अपन लिख सकते हैं C = 1/R। और चालकत्व का मात्रक हमने देखा ओम इनवर्स या प्रति ओम या महो या प्रति ओम। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं प्रतीक के द्वारा। और चालकत्व का SI मात्रक हमने लिखा सीमेंस यानी S। अब देखो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या लेंगे अब? विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसको कह सकते हैं प्रतिरोधकता। क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधकता। ये क्या होती है, हम इसका भी अध्ययन करते हैं। हमने प्रतिरोध देख लिया, चालकत्व देख लिया, अब हम ले रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या ले रहे हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। यानी हम इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी।
क्या कहा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। अब देखो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है रो, ये इसका प्रतीक है रो, इसको रो बोलते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ये क्या है, ये रो है, ये लो, ठीक है ना। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध को आप ध्यान से समझना। देखो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, समझना बात को, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के तो समानुपाती होता है तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो मैंने क्या कहा, हम कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध यानी R, उसकी लंबाई यानी L के समानुपाती एवं उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कैपिटल A। क्या बताया मैंने, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती एवं उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा मैंने कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के तो क्या होता है समानुपाती और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। यानी मैं लिख सकता हूं R समानुपाती L या R व्युत्क्रमानुपाती A, ठीक है। यानी मैं ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूं L/A, क्या लिख सकता हूं R यानी समानुपाती तो है L के और व्युत्क्रमानुपाती है A के। अब देखो मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा एक नया स्थिरांक जिसको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो, L/A। अब देखो आप हमारे पास ये सूत्र आ गया। अब देखो इसमें जो ये रो है, रो, इसको रो बोलते हैं। ये क्या है, ये समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, और इसी समानुपाती स्थिरांक को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो मैं लगा रहा हूं कंडीशन, क्या लगाऊं, मैं लगाऊं कि L बराबर तो क्या हो 1 सेमी और A बराबर क्या हो 1 सेमी स्क्वायर। तो देखो इसको मैं समीकरण 1 मान लूं, मैं कह सकता हूं अतः समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं, देखो लंबाई कितनी ली है 1 सेमी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लिया है 1 सेमी स्क्वायर, तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर रो, R बराबर रो। अब देखो आप, यानी हम इस समीकरण 2 से इस प्रतिरोधकता को परिभाषित कर सकते हैं।
समीकरण 2 से कैसे करेंगे, देखो मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना, समझेंगे आप। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से आप इस चीज़ को समझेंगे। देखो देखो दोबारा समझा रहा हूँ इस डायग्राम को। देखो ये तो है दो इलेक्ट्रोड, क्या है, दो इलेक्ट्रोड, यानी हम लिख सकते हैं यहां पे ये तो है दो इलेक्ट्रोड, ये तो है एनोड, क्या है, एनोड, और ये है कैथोड। कैथोड यानी यहां पे लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हैं, समानांतर इलेक्ट्रोड हैं, एक है एनोड और एक है कैथोड। अब देखो ये जो ये तो इसकी लंबाई मान सकते अपन, और ये इसकी चौड़ाई, ये भी 1 सेमी है और ये भी 1 सेमी है, और इनके बीच की जो दूरी है ये भी 1 सेमी है, 1 सेमी। अब देखो, और इसमें हम भरेंगे क्या, विलियन, क्या भरेंगे, विलियन, इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या भरेंगे, चालक पदार्थ का विलियन। भाई दो समानांतर इलेक्ट्रोड लिए हमने, एक एनोड एक कैथोड, दोनों को हमने मिलाकर यानी अपन एक सेल कह सकते हैं इसको, एक सेल का निर्माण हमने कर लिया। इस चालक पदार्थ की लंबाई और चौड़ाई 1 सेमी है, दोनों के बीच की दूरी ये भी 1 सेमी है, और इनके बीच में हमने क्या भरा है, चालक पदार्थ का विलियन। क्या भरा है, चालक पदार्थ का विलियन, यानी हमारी लंबाई 1 सेमी, ठीक है ना, क्षेत्रफल भी 1 सेमी स्क्वायर, क्योंकि लंबाई भी 1 सेमी है और ये भी 1 सेमी है, तो 1 सेमी स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया कि R इक्वल टू रो। अब देखो, अब हम इस समीकरण 2 से इसको परिभाषित कर रहे हैं, देखो इसको मैं हटा रहा हूं, तो हम क्या कहेंगे, इस समीकरण 2 से हम प्रतिरोधकता को परिभाषित कैसे करेंगे, हम कह सकते हैं कि 1 सेमी दूरी पर रखे 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए या रखे गए
चालक पदार्थ के विलयन का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। देखो मैं लिख रहा हूं, हम कह सकते हैं 1 सेमी दूरी पर रखे 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य, देखो रखे गए बोल सकते हैं या भरे गए बोल सकते हैं, के मध्य भरे गए चालक पदार्थ के विलयन का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। तो देखो हमने इस समीकरण 2 से प्रतिरोधकता को परिभाषित कर दिया। देखो विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं और इस विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता नाम दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि IUPAC ने विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता की मान्यता दे दी। यानी हम विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं या प्रतिरोधकता कह सकते हैं जिसका प्रतीक रो है। हमने इस समीकरण 2 से क्या कहा कि 1 सेमी दूरी पर, देखो इनके मध्य, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कितनी है 1 सेमी। तो 1 सेमी दूरी पर रखे 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, लंबाई भी 1 सेमी है और चौड़ाई भी 1 सेमी है। तो 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए चालक पदार्थ के विलयन का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। तो हमने प्रतिरोधकता को परिभाषित कर दिया। इस डायग्राम को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो, अब हम प्रतिरोधकता का अगर मात्रक लिखें तो देखो क्या आएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं। प्रतिरोधकता का मात्रक, देखो इस समीकरण 1 से हम प्रतिरोधकता का मात्रक लिख सकते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक देखो ये है R = रो L/A। अब मैं यहां से अगर रो का सूत्र बनाऊं तो क्या बनेगा, रो = RA यानी R × A/L। ये लो, ये हमारे पास प्रतिरोधकता का सूत्र बन गया। अब हम इस सूत्र से प्रतिरोधकता का मात्रक लिखेंगे। देखो R तो क्या है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक तो होता है ओम, फिर इंटू A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इसको मैं लिख दूं सेमी स्क्वायर, और अपॉन L क्या है, लंबाई का मात्रक सेमी। यानी अपन कह सकते हैं सेमी से सेमी क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 सेमी ऊपर बच गया। यानी हम कह सकते हैं ओम गुणा सेमी। ये क्या आ गया, ये आ गया प्रतिरोधकता का मात्रक। यदि मैं इसका SI मात्रक लिखूं, SI मात्रक, तो क्या आएगा, SI मात्रक क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये इसका SI मात्रक है। देखो एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, ये जो ओम है ये CGS, MKS, SI तीनों में प्रयुक्त होता है। तो कहीं आप ये मत सोचना कि यहां पर भी ओम गुणा सेमी और SI में भी ओम गुणा मीटर। तो ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हुआ, ओम इंटू सेमी। SI पद्धति की बात करें तो ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हमने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम ले रहे हैं
चालकता, या अपन कह सकते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इसका अध्ययन और करते हैं। हम ले रहे हैं विशिष्ट चालकत्व या इसी को बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं? चालकता। यानी अपन कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब देखो, प्रतिरोधकता का प्रतीक तो था रो, और चालकता का जो प्रतीक है वो होता है कप्पा। के नहीं है, इसको बोलते हैं कप्पा। ध्यान में रखोगे आप, क्या है ये? है कप्पा। अरे प्रतिरोधकता का प्रतीक तो था रो, और चालकता या विशिष्ट चालकत्व का प्रतीक है कप्पा। क्या बोलेंगे इसको? कप्पा बोलेंगे। अब देखो, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं हम? देखो, समझना मेरी बात को। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, चालकता को हम कप्पा से लिख रहे हैं, तो इसका मतलब तो देखो, इसको मैं हटा रहा हूं। यानी हमने कहा कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे कप्पा इक्वल टू 1/ρ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कप्पा इक्वल टू 1/ρ। अरे भाई, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हमने क्या कहा है? चालकता। अब देखो, हमने एक सूत्र देखा था अभी, कौन सा? देखो, हमने लिखा था यहां पर L/A, फिर हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया था और हमारे पास एक सूत्र आया था L/A। अब देखो आप, यानी इस सूत्र से, यानी ये सूत्र मैं यहां पे लिख रहा हूं, R इक्वल टू रो L/A। समझना। देखो, आप दूसरे प्रकार से भी हम चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र हमने अभी देखा है। अब देखो, मैं इसको समीकरण 1 दे दूं। क्या दे दूं? समीकरण 1। और मैं यहां पे लिख दूं समीकरण 1 का व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम करने पर या लेने पर एक ही बात है। अरे उल्टा करना है, R/1 है, इसका मतलब 1/R हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लिख दूं मैं 1/ρ और इसको मैं लिख दूं A/L। अब देखो, इस सूत्र से मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, 1/R तो क्या है? चूंकि हम लिख सकते हैं 1/R बराबर चालकत्व नहीं है क्या? चालकत्व है। और 1/ρ बराबर क्या है? कप्पा। अब देखो, यानी यहां पर तो मैं लिखूंगा C इक्वल टू 1/ρ बराबर, अरे ये देखो ना, कप्पा, ये रही कप्पा, और यहां पे लिख दूं मैं A/L। अब देखो, इसको मैं समीकरण 2 दे दूं। क्या दे दूं? समीकरण 2। अरे भाई, ये सूत्र अभी हमने देखा है, R इक्वल टू रो L/A। इस समीकरण 1 का हमने क्या किया? व्युत्क्रम किया, यानी 1/R बराबर 1/ρ इंटू A/L। यहाँ पर था L/A, व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा? A/L।
एल। फिर हमने क्या कहा कि चूंकि 1/r बराबर क्या होती है सी और 1/ρ बराबर क्या होती है कप्पा, ठीक है। फिर हमने क्या यहाँ पर रखा सी, यहाँ पर रखा कप्पा, यानी C = कप्पा A/L। अब देखो, अब इस समीकरण 2 में मैं लगाऊंगा कंडीशन। क्या लगाऊंगा? कंडीशन, ठीक है ना। लगातार आप मेरे साथ देखते जाइए। मैं लगाऊं इस समीकरण 2 में कंडीशन। कंडीशन वही लगाऊंगा मैं, देखो क्या लगाऊंगा मैं, L बराबर तो 1 सेमी और A बराबर 1 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अरे लंबाई 1 सेमी, क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर। तो इस समीकरण 2 से, यानी मैं कह सकता हूं अतः समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूं मैं समीकरण 2 से लिख सकता हूं C = कप्पा, और इसको मैं समीकरण 3 दे दूं। अब देखो, इस समीकरण 3 से हम चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, इनको मैं हटा रहा हूं। समीकरण 3 से हम चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। देखो, जिस प्रकार हमने प्रतिरोधकता को परिभाषित किया था ना, उसी प्रकार से हम यहां पर चालकता को क्या कर रहे हैं? परिभाषित। क्या कहेंगे? देखो वही बात, क्या कहेंगे कि 1 सेमी दूरी पर 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन का चालकत्व ही चालकता कहलाता है। अरे ये देखो, यहाँ पर लंबाई 1 सेमी, चौड़ाई 1 सेमी, इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई 1 सेमी स्क्वायर, दूरी क्या है? 1 सेमी। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 सेमी दूरी पर 1 सेमी दूरी पर 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए चालक पदार्थ के विलयन का चालकत्व ही चालकता कहलाता है। क्या कहा? 1 सेमी दूरी पर 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए चालक पदार्थ के विलयन का चालकत्व ही चालकता यानी कप्पा कहलाता है। यानी ये देखो, ये 1 सेमी दूरी रही, ये 1 सेमी स्क्वायर क्या रहा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इनके मध्य ये 2 समांतर क्या रहे? इलेक्ट्रोड। इनके मध्य भरे गए चालक पदार्थ के विलयन का चालकत्व ही चालकता कहलाता है। तो हमने समीकरण 3 से चालकता को परिभाषित कर दिया। अब बात करते हैं चालकता के मात्रक की। देखो, जिस प्रकार हमने विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहा था? प्रतिरोधकता। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट चालकत्व को हम चालकता कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि IUPAC ने विशिष्ट चालकत्व को चालकता की मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं चालकता के मात्रक की। चालकता के मात्रक, देखो अभी हमने एक सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? देखो हमने लिखा था कि RL/A, फिर हमने R इसको हटाया तो ρ
L अपॉन A, फिर हमने 1 अपॉन R और 1 अपॉन, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम चालकता का सूत्र लिख सकते हैं। देखो यहाँ से R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ से अगर मैं, देखो चालकता की बात कर रहे हैं अपन, रो की बात नहीं कर रहे। आगे चलो, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन रो, और इसको लिख दूँ मैं A अपॉन L, यानी यहाँ पर तो क्या आ जाएगा C, यहाँ पे क्या आ जाएगा कप्पा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A अपॉन L। अब देखो इस सूत्र से, देखो आप, क्या इस सूत्र से हम चालकता का सूत्र नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कप्पा इक्वल टू क्या जाएगा C इंटू L अपॉन A। अब देखो इस सूत्र से हम चालकता का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, देखो C तो क्या है, C तो है यहाँ पे चालकत्व है, क्या है चालकत्व है। L यहाँ पे क्या है लंबाई, L यहाँ पे क्या है लंबाई, और A यहाँ पे क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखो हम मात्रक की बात करें तो क्या आएगा मात्रक, चालकत्व का मात्रक तो क्या था ओम इनवर्स, क्या था ओम इनवर्स इंटू लंबाई है सेमी अपॉन क्षेत्रफल होता है सेमी स्क्वायर। सेमी से सेमी कैंसिल, तो एक सेमी नीचे बच गया, यानी अपन कह सकते हैं ओम इनवर्स, और ये नीचे ऊपर जाएगा तो सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। अगर एसआई मात्रक की बात करूं मैं, इसका एसआई मात्रक, तो देखो क्या होगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखो याद करो, ओम इनवर्स को हमने क्या लिखा था, ओम इनवर्स को हमने लिखा था सीमेंस, तो हम इसको सीमेंस मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। एसआई मात्रक क्या बताया मैंने, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हमने क्या कहा था सीमेंस, तो सीमेंस मीटर इनवर्स, ये और ये दोनों चालकता के एसआई मात्रक हैं, ठीक है। और एक मात्रक ये रहा ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। तो हमने इस सूत्र से चालकता का मात्रक भी ज्ञात कर लिया। अब देखो L अपॉन A, यानी इस सूत्र में देखो आप L अपॉन क्या है, L तो क्या है चालक की लंबाई, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी हमने सैद्धांतिक रूप से तो कह दिया कि हम 1 सेमी लंबाई और 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विलयन को भरकर हम उसकी जो चालकता है या प्रतिरोधकता है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। परंतु प्रायोगिक रूप से ऐसा जो सेल है वो मान्य नहीं होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रायोगिक रूप से हम इस सेल का निर्माण नहीं कर सकते। यानी वास्तव में जो सेल होता है उसकी विमाएं बहुत बड़ी होती हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इस सेल में जो विलयन बढ़ते हैं अलग अलग चालक पदार्थों का विलयन, वो तो उसका गुण हो गया। और ये जो सेल है, ये सेल अपन कह सकते हैं कि अलग अलग चालकों के लिए इस L और A का मान स्थिर होता है। क्या बोलेंगे, L और A का मान क्या होता है स्थिर। यानी अपन कह सकते हैं कि L अपॉन A इन दोनों का मान क्या होता है स्थिर, स्थिर बोल सकते हैं या स्थिरांक बोल सकते हैं। और इस L अपॉन A को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। देखो हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि सेल स्थिरांक क्या होता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो
कि L अपॉन ए क्या होता है, सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक नया संबंध और लिख सकते हैं, और वो संबंध क्या है, देखो आप, ये तो क्या है, चालकता, क्या है, चालकता इक्वल टू, ये क्या है, चालकत्व, और इनटू इसको हमने क्या कहा, L अपॉन क्या है, सेल स्थिरांक। तो हमारे पास एक नया सूत्र आ गया, चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। तो इस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे, और हम इस सेल स्थिरांक को आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चालकता इक्वल टू चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। वापस से मैं आपको बता रहा हूं, L अपॉन ए सेल के लिए स्थिर राशियां होती हैं, इसलिए L अपॉन ए को हमने क्या कहा, सेल स्थिरांक। L अपॉन ए क्या हो गया, सेल स्थिरांक। कप्पा क्या है, चालकता, C क्या है, चालकत्व है। तो चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। तो इस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे। तो देखो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालकत्व किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, और हमने अध्ययन किया कि विशिष्ट चालकत्व और चालकता किसे कहते हैं। इन सब बातों का हमने डिटेल से अध्ययन किया। आप दोबारा इस वीडियो को देखना और अपने नोट्स लिखने का प्रयास करना, ताकि साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार होते चले जाएं, ठीक है ना। आराम से आप जो भी हमने परिभाषाएं लिखी हैं, सूत्र लिखे हैं, मात्रक लिखे हैं, उनको आप दोबारा से एक बार खुद करने का प्रयास करना, ताकि आज की क्लास है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें अध्ययन करेंगे मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता क्या होती है और तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इनका अध्ययन हम पार्ट 6 में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।